नोट टेकिंग, तो एवरी स्टूडेंट नीड्स टू टेक नोट्स व्हेन अ टीचर इज डिलीवरिंग लेक्चर। यानी जब भी टीचर आपको पढ़ाता है तब आप नोट्स लिखते हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज in order to gain information about the subject and to understand the gist यानी सेंट्रल आइडिया ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। सामने वाला जो बोल रहा है उसके बोलने का मकसद क्या है और मतलब क्या है, ये दोनों चीजें समझना जरूरी है। इट हैज बीन प्रूवन दैट ह्यूमन मेमोरी इट इज ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी यानी अल्पजीवी, कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म and temporary, and mind cannot focus for longer period of time while listening and remember and reproduce everything exactly spoken। सामने वाला बोलता है तो इसके कोई इसके एक एक अल्फाज को कोई याद रख पाए ने, वो तो सुपर पावर वाला इंसान हो जाए, बराबर है। तो याद रहता नहीं है, इसलिए इससे अच्छा क्या है कि उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। नोट टेकिंग कैन हेल्प लर्नर्स टू लिसन एक्टिवली, टू अरेंज ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। द नोट टेकन कैन सर्व एज ए ट्रिगर टू रिट्रीव। ऐसा नहीं है कि जो बोल रहा है सब कुछ लिखना है आपको, हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को लिखेंगे ना जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम की हो। एंड उससे अपने रिट्रीव यानी उसको वापस याद करना, रिकलेक्ट करना और रिकंस्ट्रक्ट करना द स्पीच डिलीवर्ड इवन आफ्टर अ लॉन्ग गैप। बहुत टाइम पीरियड हो भी जाए तब भी अपने उसको याद कर पाते हैं। एंड कैन बी यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब नोट कैसे लिखनी है, तो नोट और पेन लो, उसको रेडी रखो। कितना बड़ा पॉइंट है सोच लो। नोट लिखने के लिए नोट का होना जरूरी है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसके अंदर। लिसन केयरफुली एंड अटेंटिवली, ध्यान से सामने वाले की बात को सुनो। अवॉइड राइटिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, लंबे लंबे सेंटेंस लिखने नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी बहुत जटिल भाषा लखेली होती नहीं जोवानी। राइट एंड की वर्ड्स और फ्रेजेस दैट बेस्ट ब्रिंग आउट द मेन आइडिया ऑफ द स्पीकर। जो मेन आइडिया है ना वही खाली लिखने, तो अपने कीवर्ड लिखने के कुछ वर्ड है ना वही लिखने के उसके अंदर से। यूज एब्रीविएशन, एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म, सिंबल और शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। एंड मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स ऑफ द की एट द एंड ऑफ द नोट। और लास्ट में ने लिस्ट बना दो कि तुमने ने नोट जो लिखी है वो इस तरह से लिखी है। जैसे इंक्रीज का सिंबल तुम कैसे लिखते हो, नॉर्मली अपने इंक्रीज का सिंबल लिखे ने तो इस तरह से अपने ऊपर एरो कर देते हैं खाली बस। ऊपर एरो कर देना इंक्रीज है, तो पता भी होना चाहिए ना सामने वाले को कि इसका मतलब इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद में ट्रांसलेट स्पीकर्स आइडिया इनटू योर ओन वर्ड्स। सामने वाला जो बोल रहा है उसको तुमने कैसा समझा, तुम्हारे आइडियाज, उसके आइडियाज को तुम्हारे अल्फाज में लिखो ऐसा। ये क्या हो गया, तुम्हारा नोट टेकिंग हो गया, बस इतना ही। जो सुना उसको याद रखा नहीं जा सकता, इसलिए नोट डाउन कर लो। और इसके लिए आपको पॉइंट्स बताया गए कि कैसे नोट डाउन करना है। फिर ऐसा ही दूसरा है नोट मेकिंग। Note making has some purpose as the note taking, though both of them are different in the process and method। नोट मेकिंग अलग है, नोट टेकिंग अलग है। नोट मेकिंग कब यूज किया जाता है, जब बुक रीड करते हैं ना तब यूज किया जाता है। वेल रीडिंग अ बुक, जर्नल और चैप्टर्स फॉर स्टडी। यानी अपने नोट्स बनाते हैं ना अपने पढ़ने के टाइम पे, अगर समझो कि कोई वर्ड्स अपने को ऐसा लिखना है या तो कोई सेंटेंस हमको याद रखने के लिए लिखना हो तो इसको नोट मेकिंग बोला जाएगा। It helps readers to prepare a personalized set of notes for future references and saves time and energy for rereading। बार बार रीड करना ना पड़े, आपने नोट बना लियो तो नोट के अंदर से अपने खाली रीड करो, वो बुक को वापस रीड करने की जरूरत ना पड़े। नोट मेकिंग इन्वॉल्व्स रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें दो चीजें आती है, रीडिंग और राइटिंग। नोट टेकिंग में लिसनिंग एंड राइटिंग आता है, रीडिंग नहीं होता ना नोट टेकिंग में। सामने वाला बोल रहा है तुम लिख रहे हो, तो लिसनिंग एंड राइटिंग आता है उसमें। अ वेल रिटन, in order to prepare effective notes, one must understand how the text has been written। पहले ये देखना चाहिए कि सामने वाले ने कैसे लिखा है। A well written text contains logic, cohesion, cohesion यानी शब्द एक बीजा સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા છે તેને cohesion કહેવાય। Coherence, connection and unity amongst different part of the text। Usually sentences and paragraphs are arranged in a progressive manner। progressive यानी
अभी कोई इंसान पहले जन्म लेता है, बराबर, फिर बचपन में स्कूल जाता है, उसके बाद में वो जवान होता है, शादी करता है, उसके बाद में उसके बच्चे होते हैं, फिर बूढ़ा होता है। फिर तुम पहले लिखो कि वो बूढ़ा हो गया, बाद में जन्म हुआ। ये ना समझे ना तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? अरेंज कैसे होना चाहिए लॉजिकली, कि जो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए वैसे ही लिखना है आपको। अ पैराग्राफ कैन हैव वन मेन सेंटेंस और टॉपिक सेंटेंस। सॉरी, एक ऊपर रह गया। ईच पैराग्राफ कैन बी कंसिडर्ड एज वन सिंगल यूनिट कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच। हर पैराग्राफ को एक यूनिट की तरह से देखो, एक पैराग्राफ में क्या लिखा है वो देखें। अ पैराग्राफ कैन हैव वन मेन सेंटेंस और टॉपिक sentence which represents the central idea or theme of a paragraph, and rest of the sentences are supporting or secondary sentences। एक पैराग्राफ में खाली एक सेंटेंस साबित करने का होता है, बाकी सब तो उसकी साबिती के लिए, सपोर्ट करने के लिए सेंटेंस बनाए जाते हैं। जनरली मेन सेंटेंस अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। एट द बिगिनिंग यानी शुरुआत में आपको मेन सेंटेंस मिल जाएगा। हाउएवर इट इज नॉट द नॉर्म। नॉर्म यानी नियम नहीं है, ये रूल नहीं है कोई जगह पे। इट कैन अपीयर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो और एनीवेयर इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ। नोट्स आर हाईली इंडिविजुअल एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट। ये तुम्हारे पास तुम्हारी नोट्स लिखने का तरीका तुम्हारा अलग होता है, इसलिए उसको इंडिविजुअल बोला जाता है, आपके लिए होता है ये खाली। एंड डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल और अप्रूव्ड फॉर्मेट। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। नोट्स कैन बी मेड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, डेसिमल फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट, पॉइंट फॉर्मेट और ट्री फॉर्मेट। ये टाइप्स ऑफ नोट पूछ सकते हैं आपको, एक दो मार्क का क्वेश्चन। क्योंकि आपको है ना, अभी मैंने कल का पेपर, आज सॉरी आज जो पेपर अभी वो लोग दे के आए सेकेंड ईयर वाले, उनका भी आज 25 मार्क वाला पेपर था। तो 25 मार्क्स के पेपर में उनको फिल इन द ब्लैंक्स पूछी थी 6 मार्क के लिए। और फिल इन द ब्लैंक्स ऐसी नहीं पूछी, ऊपर आंसर थे, आगे पीछे कर दिए थे, उसको खाली लिख देना था। समझे ने? तो ये जो लास्ट वाले पेपर्स होते हैं ना, वो पेपर में इसी तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ी प्रिपरेशन बराबर करो तो परसेंटेज सुधारते ही है। एक एचआरएम सब्जेक्ट है, पहले मेन सब्जेक्ट हुआ करता था, अभी उसको इन्होंने ने ये माइनर सब्जेक्ट के अंदर कंसीडर किया। तो 25 मार्क में से 25 में से 25 मिड सेम के अंदर लाने वाले तो लाइन लगी है। समझे? तो अभी 25 में से 25 मार्क्स आ गए, तुम्हारे पासिंग कितने दोनों एग्जाम में मिला के? टोटल 50 मार्क की एग्जाम होगी, 25 और 25 मिला के, राइट? तो टोटल लाने आपको 18 मार्क्स। अभी एक एग्जाम में 25 आ गए, दूसरी एग्जाम में तो खाली अपियर होने के लिए जाना है। इसको पासिंग लानो इसकी बात करें, समझे? पर अपने वो टारगेट तो कभी रखे ही नहीं है। ये तो मतलब में और मकसद नहीं बनता है। अब देखो समराइजिंग स्किल। समराइजिंग मतलब बहुत बड़ी कोई चीज हो ने उसको अपने समरी लिखे, पूरी बुक की समरी लिखे। स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज बिटवीन समराइजिंग प्रेसी। प्रेसी એટલે સંક્ષેપ લેખન કહેવાય, સમરાઇઝિંગ એટલે સાર લેખન કહેવાય સમરાઇઝિંગ। અને જે પ્રેસી છે એને संक्षेप लेखन કહેવાય। અને પેરાफ्रेजिंग, व्हाट इज पेराफ्रेजिंग? तुम्हारे पास एक पूरा पैराग्राफ है या पूरा एक टेक्स्ट है या पूरी एक पोएम है, उस कविता के अंदर क्या समझा वो लिखो, वो पैराफ्रेजिंग होता है। मैनी कंसिडर ऑल थ्री एज द सेम। तीनों दिन को एक मानते हैं। ऑल थ्री ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट स्किल फॉर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड हैव टू ट्राई, वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। अब तीनों के बीच में पैराफ्रेजिंग का मतलब रिव्यूइंग द ओरिजिनल टेक्स्ट इन ओन वर्ड्स। मैं अपने शब्दों में लिखूंगा, जो उन्होंने लिखा है वो अपने शब्दों में लिखूंगा समझ के। इन द सेम लेंथ, लेकिन इसमें लेंथ अपने कम नहीं करेंगे, उल्टा कई बार तो लेंथ बढ़ा देते हैं अपने इसके अंदर, ऑफ द ओरिजिनल और समटाइम्स इवन लॉन्गर, बताया मैंने। समरी शॉर्टर देन द ओरिजिनल टेक्स्ट, वो खाली मेन पॉइंट्स पे अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे। प्रेसी राइटिंग इज वेरी शॉर्ट, वो इससे भी ज्यादा शॉर्ट होता है। इज अ वेरी लॉन्ग शॉर्ट री राइटिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। समराइजिंग आर्ट भी है और स्किल भी है। इट इज एसेंशियल टू नो द स्किल ऑफ समराइजिंग सिंस इट इज यूज इन मेनी डिसिप्लिन्स। बहुत जगह पे समराइजिंग की स्किल को यूज करते हैं हम। समरी इज द शॉर्ट गिस्ट, वापिस आया देखो, गिस्ट यानी सेंट्रल आइडिया of what has been presented in a piece of work or what has been said in a speech। स्पीच में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, वो बताएं। and a summary is a compression of an original writing that communicates the main point of a message। समरी से आपको पॉइंट जो है ना उससे ये पता चलता है, मेन पॉइंट जो मैसेज का होता है वो इससे पता चलता है।
One must remember that summary is a substitute for the original, but it only keeps the approach and tone of the text. समरी ओरिजिनल टेक्स्ट का सब्स्टिट्यूट यानी उसकी जगह पे अपने यूज करते हैं। अपने कई बार बोलते हैं ना, मैं मूवी देख के आया, मुझे किसी ने पूछा क्या स्टोरी थी, जो बताया वो समरी है उसकी। पूरी स्टोरी थोड़ी बताएंगे कि वहां से लीले लीले साड़ी पहन के कोई आ रही है, यहाँ से सफेद सफेद शर्ट पहन के कोई जा रहा है, ये सब कोई नहीं बताएगा ना। Then one must remember that summary is a substitute for the original, but it only keeps the approach and tone of the text. It exclude यानी हटा देते हैं माइनर डिटेल्स, इलस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो, किसी का रेफरेंस, एनिक्डोट्स यानी किसी की कही हुई बातें को एनिक्डोट बोला जाता है, एंड सिमिलर अदर मटेरियल। अ समरी गिव्स द मेन पॉइंट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। Unlike a paraphrase, a summary may contain some of the similar wording as original. पैराफ्रेज में सेम वर्ड नहीं होते, सब वर्ड बदल जाते हैं, लेकिन समरी के अंदर शायद तुम कुछ वर्ड्स जो मेन टेक्स्ट में वैसे का वैसा सेम लिखो भी तुम, स्पेशली इन टर्म्स एंड डेफिनेशन। डेफिनेशन तो सब सेम ज रहती है उसके अंदर। अब समराइजिंग रिक्वायर्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज एसेंशियल एंड व्हाट इज नॉट। क्या जरूरी और क्या जरूरी नहीं है वो समराइजिंग से पता चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, points are noted down which form notes. These notes are carefully studied and unessential information is eliminated. इस नोट को स्टडी किया जाएगा और उसमें से बेकार की इंफॉर्मेशन को हम हटा देंगे। समराइजिंग इज द हार्ट ऑफ द पैसेज। वो पैसेज का है ना, दिल होता है, समझ लो। इसमें रिपीटेशन नहीं होता, एक चीज बार बार नहीं लिखी जाती। उसमें एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, एडजेक्टिव अगर बहुत जरूरी हो ना तो ही लिखेंगे, बाकी सब उसको हटा देंगे। Summarizing is written entirely in the words of the person writing it, not in the words of the original selection. जरूरी नहीं है कि सेम वर्ड को रिपीट करें, हम अपने शब्दों में उसको लिख सकते हैं। Summarizing is written from the point of view of the author whose work is being summarized. हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू, हम अपनी बात नहीं रखेंगे इसके अंदर कि मैं क्या सोचता हूँ वो नहीं लिखना है, वो क्या सोचता है वही लिखना है, लेकिन अपने वर्ड्स में लिखना है। आइडिया को अरेंज किया जाएगा और सिस्टमेटिकली डेवलप किया जाएगा, कोहेरेंटली एंड लॉजिकली। लिखा है ना, देखो लॉजिकल, उसको है ना कोहेरेंटली बोलते हैं, लॉजिकली आगे लिखा ही है वर्ड सेम। द थीम ऑफ द पैसेज मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। परफेक्ट लैंग्वेज के अंदर उसको बराबर से बताना है। इसमें से अननेसेसरी एडजेक्टिव को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट यानी हटा दो। और क्लूज, क्लूज यानी जो आइडियाज दिए ना, या तो हमने हिंट दी हो उसके अंदर कोई चीज की, तो उसको हटा दो। Whenever necessary, the simple passage must be used in place of complex and compound one. सिंपल पैसेज यूज करो, बहुत ज्यादा उसके अंदर जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है। द लेंथ ऑफ समरी इज नॉट फिक्स बट 1/3 किया जाता है। आपको पता है ना, 1/3 बराबर ने संक्षेप लेखन करो कितना मोय 1/3 हुई, सार लेखन करो 1/5 हुई, 20% कर देना है। प्रेसी राइटिंग 1/5 और समराइजिंग 1/3 होता है। It is advisable to avoid the same words and phrases to avoid to those in the text. सेम वर्ड को यूज नहीं करना है, पर जरूरी नहीं है कि नाच करो तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। इट इज नेसेसरी टू रिफ्रेश द थीम इन योर ओन वर्ड्स। अपने खुद के वर्ड्स के अंदर उसको अपने थीम को वापस बता सकते हैं। एक ही चीज बार बार आ रही है, ये रिपीटेशन इलस्ट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर आ चुका है। फिगर जो स्पीच कोटेशन भी अवॉइड करेंगे, ये भी हटा दो। द पैराग्राफ मस्ट बी इन इनडायरेक्ट स्पीच इफ डायलॉग्स आर यूज इन द पैसेज। यानी याद रखो, अगर इन्वर्टेड कोमा में कुछ भी लिखा हो ने, किसी की बोली हुई बात को आपको अपने अंदाज में लिखनी है, बात बदलनी नहीं है। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैन बी यूज इफेक्टिवली टू शॉर्टन द लैंग्वेज। शब्द समूह माते एक शब्द कहिए ना, आपने बहुत ज्यादा बड़ा फ्रेज हो तो उसको एक वर्ड से अपने इन अ लॉजिकल मैनर, उसको क्या लिखे लॉजिकली, हो गया। इन अ लॉजिकल मैनर, इतना बड़ा वर्ड लिखा हो, फ्रेज लिखा हो, तो उसकी जगह पे खाली लॉजिकली लिख देंगे तो अपना काम खत्म हो जाएगा।
One must read the passage 2 or 3 times and grasp the gist of the passage. Grasp यानी मतलब समझना. The passage must be given a suitable title. आपको इसका टाइटल यानी मथाड़ू आपको पड़े. Keep your summary short and read your summary and make sure you have not skipped over crucial point. कोई जरूरी पॉइंट को तुम छोड़ नहीं देना, ये देखना है इसके अंदर. राइट. अब आगे लाइब्रेरी एंड रेफरेंसिंग स्किल. ये तुम्हारा जो लाइब्रेरी स्किल है ना, उसके अंदर हमने क्या देखा, वो जो डिक्शनरी के टाइप पे जो होता है ना वो. अब देखो ये जो लिखा है ना, सब्जेक्ट वाइज बुक क्लासिफिकेशन. तो किस तरह का क्लासिफिकेशन होता है, 3 मार्क का क्वेश्चन. ए, जनरल वर्क्स, यानी हमने लाइब्रेरी में क्या किया, जनरल वर्क को एक जगह पे रख दिया. फिर फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और रिलीजन को दूसरी जगह पे रखा. कोई पूछे कि भाई साइकोलॉजी की बुक कहाँ मिलेगी, तो हम उसको डायरेक्शन दे दे के वो जगह पे ढूंढ ले. फिर ऑक्सिलरी साइंसेज ऑफ हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑक्सिलरी यानी सपोर्टिंग. फिर हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन. फिर हिस्ट्री ऑफ अमेरिका 2 बार क्यों लिखा है ये, अननेसेसरी है. एच में आएगा सोशल साइंस आएगा. फिर पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद में लॉ, एजुकेशन, म्यूजिक एंड बुक्स एंड म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर साइंस है, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी. फिर उसके बाद में मिलिट्री साइंस, नेवल सर्विस, बिब्लियोग्राफी, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, यानी ये जनरल होता है. अब ये जो कैटलॉग कार्ड है ना, उसको आपको डायरेक्टली लिख दे, सुनो, और आपको खाली बोले कि नेम करके दो कौन सी चीज क्या है. ये पूरा का पूरा देखो कितनी चीजें, टोटल 10 चीजें इसके अंदर, बराबर ने. इसमें पर्सनल ऑथर, मेन एंट्री, बराबर. यहाँ पे कॉल नंबर, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसके बाद में जनरल चीजें, फिर उसके बाद में ट्रेसिंग, सब्जेक्ट हेडिंग है, ये सब जो भी है ना कहाँ से मिलेगा आपको वो. फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है ना आईएसएन नंबर, आईएसएन याद रखो, आईएसबीएन नंबर किसको बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. हर बुक के पीछे प्रिंट होता है ये. आईएसबीएन नंबर कोई भी बुक मार्केट से परचेस करेंगे पीछे होगा. अब ये आईएसबीएन नंबर आप डालोगे ना कोई भी वेबसाइट के ऊपर बुक की, तो उसके अंदर आपको है ना वो बुक का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. ये टाइटल टॉपर है 2A में. उसके बाद में 2B के अंदर अदर इंफॉर्मेशन टाइटल की. फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, किसने पब्लिश किया, डेट कौन सी है पब्लिश करने की. उसके बाद में एलसी क्लासिफिकेशन नंबर है. फिर ड्यूई नंबर है. उसके बाद में होल्डिंग लाइब्रेरी, कौन सी जगह का है ये, और एलसी कंट्रोल नंबर है. क्लासिफिकेशन नंबर, कंट्रोल नंबर दोनों नीचे की साइड पे आएंगे. देखो बुक को लोकेट करने से पहले बुक के अलग अलग पार्ट्स देखो. बुक में पहले आता है कवर पेज, जो टाइटल पेज बोलते हैं ना वो कवर पेज. फिर फ्रंट पीस, ये पीस ऑफ आर्टवर्क ऑन द लेफ्ट, अदरवाइज नोन एज वर्जो, साइड ऑफ द पेज अपोजिट टू द टाइटल पेज, ऑन द राइट साइड यानी रेक्टो साइड. लेफ्ट को वर्जो बोला जाता है और राइट को रेक्टो बोला जाता है. फिर टाइटल पेज, स्टार्टिंग में अपने जब उसका जो कवर पेज है ना उसको पलटाएंगे तो उसके बाद में टाइटल पेज मिलेगा. उसके अंदर आपको ऑथर का नाम लिखा जाएगा, पब्लिशर का नाम लिखा जाएगा. फिर कॉपीराइट पेज, दूसरा पेज जो होता है ना उसको पलटेंगे तो उसके बाद में कॉपीराइट लिखा जाएगा कि इसका कॉपीराइट किसके पास है. फिर डेडिकेशन, उसके बाद में ये भी लिखा जाता है, कोई अगर समझो राइटर है तो राइटर अपने किसी गुजरे हुए फैमिली मेंबर को या अपने दोस्त को वो बुक डेडिकेट करता है, यानी समर्पित करूं, बराबर ना. वो खाली लिखने के लिए होता है, कोई पैसा वैसा उसको नहीं जाता, खाली ऐसा ही, ये मेरे गुरु के लिए है, और गुरु को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा. फिर आता है उसके बाद में एक्नोलेजमेंट. एक्नोलेजमेंट किस लिए, किसने इस बुक को छापने में उसको मदद की, उसके बारे में एक्नोलेजमेंट यानी उसकी तारीफ की जाएगी. फिर टेबल ऑफ कंटेंट यानी जिसको अपने इंडेक्स बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट यानी जिसको अपने इंडेक्स बोलते हैं ना, अनुक्रमणिका. फिर फॉरवर्ड, राइटर खुद ये बुक के बारे में लिखेगा और अपनी ये बुक की जर्नी के बारे में लिखेगा कि ये बुक मैंने कब कौन सी कंडीशन में शुरू की, कब खत्म की, बड़ी बड़ी बात है. फिर प्रीफेस या तो इंट्रोडक्शन, ये अनदर सेटअप है
ये भी राइटर लिखता है, लेकिन फॉरवर्ड को ही अपने प्रीफेस मान लेते कई बार तो। फिर ग्लॉसरी, कुछ डेफिनेशन जिसके बारे में आप ना जानते हो, तो वो लिखी जाती है बुक के, कई बार तो पेज, हर पेज के नीचे लिखा जाता है, वो एस्ट्रिक करके या तो नंबर 1 2 3 ऐसा देके। फिर बिब्लियोग्राफी, मोस्ट ऑफन सीन इन नॉन फिक्शन लाइक अ बायोग्राफी और एन एकेडमिक टेक्स्ट। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, रेफरेंस होता है। जैसे मैंने किसी की कही हुई बात को इसमें मेंशन किया, तो मुझे उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सब बिब्लियोग्राफी के अंदर लिखा जाता है कि मैंने ये रिपोर्ट, समझो कोई रिपोर्ट बनाया हो, तो रिपोर्ट में कैसे बनाया, किसकी, यानी किसके पास से मैंने प्रूफ सारे लिए, वो देखना है। और इंडेक्स, ये ऑप्शनल है, लेकिन डिजायरेबल होता है नॉन फिक्शन वर्क के अंदर। राइट, लास्ट में अपने देखते अपेंडिक्स लिखा होता है, लास्ट में, बुक के लास्ट में अपेंडिक्स होता है, वो बिब्लियोग्राफी बोला जाता है उसको। છેલ્લે લખેલું હોય કે કઈ બુકમાંથી કઈ ડેફિનેશન મેં લીધેલી છે, મેં આ બુક લખતી વખતે કેટલી બુકને રિફર કરેલી, આ કોણ લખે? જે સબ્જેક્ટ ઉપર બુક લખનારા હોય ને તે લોકો, એને નોન ફિક્શન કહેવાય, પણ કહાની લખનારાઓ આબરું લખે ના। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसने ये लाइब्रेरी को कैसे अरेंज करना है उसके बारे में अलग से बताया, वो तो जाने देना है। अब रेफरेंसिंग स्किल है, उसमें ने प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म का मतलब क्या, किसी के किसी के काम को सीधा उठा लेना, उसके पूछे बिना, यानी चोरी करना। जैसे म्यूजिक में होता है, हमने कोई दूसरी जगह सुना हो वो म्यूजिक, यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी हो जाए, उसको प्लेगरिज्म बोला जाता है। प्लेगरिज्म इज रिप्रेजेंट प्रेजेंटिंग समवन एल्सेस वर्क एंड आइडियाज एज इफ योर ओन। तुमने इसको खुद जैसे लिखा हो ना वैसे तुम लिख देते हो, विद और विदाउट देयर कंसेंट, उनकी मर्जी के बिना, या कई बार तो उनकी मर्जी से भी होता है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू योर वर्क विदाउट फुल एक्नोलेजमेंट। लेकिन उसके लिए उसको पूरा क्रेडिट नहीं दिया जाता वो सामने वाले को। ऑल पब्लिश एंड अनपब्लिश मटेरियल, वेदर इन मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखा हुआ, प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी डिजिटल पीडीएफ फाइल, इज कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन। प्लेगरिज्म में भी इंटेंशनल और रेकलेस और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब जानबूझ के किया जाता, आपको पता है कि ये दूसरे का काम है लेकिन फिर भी मैं उसको चुरा रहा हूं, तो इंटेंशनल हुआ। अब बिब्लियोग्राफी इज अ डिटेल लिस्टिंग ऑफ सोर्सेज, तुमने तुम्हारे काम को कंप्लीट करने के लिए जो चीज को यूज किया ना, जो काम को यूज किया दूसरे के, उसको तुम लिख दो ना पहले से, तो वो बिब्लियोग्राफी। याद रखो, प्लेगरिज्म में आप उसको एक्नोलेजमेंट नहीं देते, बिब्लियोग्राफी में आप उसको एक्नोलेजमेंट देते हैं, यानी उसको क्रेडिट देते हैं आप। बिब्लियोग्राफी सेपरेट प्रिपरेशन इज अ टीडियस टास्क, टीडीएस यानी बहुत थका देने वाला काम है, टायरी, इन्वॉल्विंग अरेंजिंग डिटेल्स into format required in social science and humanities, modern language association format of bibliography is required। अब यहाँ देखो, इसमें ने यहाँ पे खाली करेक्ट साइटेशन बताया गया है, खाली बस ये एग्जाम्पल है, ये कुछ है नहीं दूसरा, ये याद नहीं करना है तुमको, ये टेबल जो है ना खाली आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है। बराबर, ये इतना जितना मैंने आपको भेजा है वही आपको